बच्चों नमस्कार। आज मैं पीछे से जो दो टॉपिक आपसे कवर किया था दो लेक्चर में, उससे आगे मैं आज हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी और नगरीय नियोजन के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ जरूर निवेदन करूंगा कि मेरा लेक्चर सुनने से पहले पेन और कापी जरूर रख लें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पढ़ने में भी सफलता मिलेगी और कभी अभी आपको लगेगा कि क्या इसमें मेन चीज़ें थी, उससे आपको जानकारी भी मिल जाएगी आसानी से। तो मेरे लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग जरूर पेन और कलम कापी अपने साथ जरूर रख लें। अब मैं पहले शुरू करता हूं निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो निर्वाह का मतलब है कि जीविका जीने के लिए उनके पास खाद्यान्न थे, पशु कौन कौन से थे, किन किन चीज़ों का वो लोग प्रयोग करते थे। तो जीविकोपार्जन में आपको पता है कि जो मैंने कहा था कि हड़प्पा जो सभ्यता था वो तीन भागों में मैंने विभाजित करके समझाया था कि पूर्व हड़प्पा यानी आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं पूरी तरह, और उत्तर हड़प्पा। तो कृषि के जो साक्ष्य है वो आरंभिक हड़प्पा से आपको ज्यादा मिलेंगे। तो कृषि का साक्ष्य मिलने का मतलब है कि उस समय के लोग जीविकोपार्जन के लिए अनाज का प्रयोग करते रहे होंगे। अब इसके लिए पुरातत्वविदों को कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे जले हुए अनाज के दाने, कुछ बीज, इसके अलावा हड्डियां कुछ मिली, मछलियों की हड्डियां मिली। तो इस आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए किन चीजों का प्रयोग किया होगा। गेहूं के दाने, बाजरा, इसके अलावा आपका चावल, ये सारी चीजों की साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जैसे कि आपको एक चीज और बता दूं, जैसे लोथल से चावल के साक्ष्य मिले थे। तो ये चीजें हैं जो ये भी बताती हैं कि जो हड़प्पा के जो जगह हैं, जो साइट्स हैं, वहां पर किन किन चीजों की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा उन्होंने पशुपालन के तौर पर पालतू कुछ जानवर भी रखे थे, जिसमें आपको सूअर, भेड़, बकरी, ये सारे आपको जानवर प्राप्त हुए, क्योंकि इनकी हड्डियां उस समय मिली। तो इससे पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि उनके पास ये पालतू जानवर थे। तो निर्वाह के तरीके में सामान्य तौर पर आज हम देखते हैं, जो हम निर्वाह करते हैं, खाने पीने की चीजें प्रयोग करते थे, वो लोग भी करते थे। अब आइए कि जो कृषि उन्होंने शुरू की, तो क्या कृषि कैसे करते थे, क्या उसमें उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, यानी कि उस समय लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। तो कृषि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम पहले ये देखें कि उस समय जो बीज थे किस तरह बोए जाते थे। तो बोने का मतलब है कि पहले जुताई होती थी कि नहीं होती थी, फिर बीज बोया जाता था कि नहीं जाया जाता था। इसका अनुमान कैसे पुरातत्वविदों ने लगाया। तो आपको पहले वाले लेक्चर में एक बार आपने बताया था कि कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई, उस मुद्राओं पर वृषभ के चित्र प्राप्त हुए थे, यानी बैल के। तो पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि बैलों का क्या प्रयोग किया गया होगा, बैल किस तरह के उपयोग में आते रहे होंगे। तो इससे अनुमान लगाया कि ये इनसे खेतों की जुताई की गई होगी, और खेतों की जुताई जब की गई होगी तो किसमें, तो हलों का प्रयोग। तो वहां पर कुछ जगहों पर मिट्टी के जो बने हुए हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए। एक जगह है आपका हरियाणा में बनावली, वहां पर मिट्टी के प्रतिरूप जो हलों के प्राप्त हुए। इससे अनुमान लगाया गया कि उस समय हलों का प्रयोग किया गया होगा कृषि के लिए, यानी जुताई में हलों का प्रयोग। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी तकनीकी थी, उसमें बड़ी एक तरह से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय के लोगों के लिए, जो आज हम 2600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो अब एक चीज और देखिए कि उसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए कालीबंगन से, जो आपका राजस्थान में है। तो इससे अनुमान लगाया गया कि उन लोगों ने खेतों को प्रॉपर तरीके से जुताई की और बुआई की, क्योंकि कुछ जगह आप देखेंगे कि हल रेखाओं के जो चिन्ह मिले, उसमें यह भी अनुमान लगाया गया कि क्या कहते हैं कि दो आपका फसलों का उत्पादन किया जाता था। तो एक चीज मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपको
कि जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कालीबंगा, बनावली, लोथल, इस तरह से आपसे पहले वाले लेक्चर में कहा था कि सारे जो स्थल है उसको आप नोट जरूर करें और उसका वर्तमान में किस राज्य में स्थित है इसको जरूर लिखें, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई का जो नया पैटर्न आया हुआ है बोर्ड में, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो 20 नंबर तक के हैं और उसमें थोरोली स्टडी बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या पूछा जा सकता है इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन भी करना है और छोटी बातों को भी हमें ध्यान में रख करके पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूं कि पढ़ते हुए इस बातों को जरूर ध्यान रखें। तो आपको कृषि प्रौद्योगिकी में इसके अलावा एक तो हो गए जुता हुआ खेत, कैसे जुताई की जाती थी, कैसे बैलों का प्रयोग हुआ, ये सब साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया। और दूसरी बात है कि चूंकि जो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र था अर्धशुष्क, जिसको कहते हैं सेमी ड्राई, मतलब कि वहां पर पानी की समस्या थी। तो पानी की समस्या यानी कि खेती के लिए सिंचाई की भी जरूरत है। तो वहां पर पुरातत्वविदों के कुछ नहरों के भी साक्ष्य कई जगह से, एक जगह से प्राप्त हुआ और वो जगह है सोर्तुगई जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। वहां नहरों के साक्ष्य मिले, इससे अनुमान लगाया गया कि लोग उस समय सिंचाई के लिए नहरों का भी प्रयोग किया गया। ये भी एक तकनीक को दिखाती है। दूसरी फिर आप देखिए जलाशयों का प्रयोग, जैसे आज हम लोग जलाशय बनाते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र में, मोस्टली आप देखेंगे कि तालाबों का प्रयोग साउथ इंडिया में ज्यादा होता है जहां पानी की समस्या होती है। उसी तरह उन्होंने भी जलाशयों का प्रयोग किया और इन जलाशय का उदाहरण आपको एक मिलेगा, आपको एक साक्ष्य मिलेगा धौलावीरा जो गुजरात में है। यानी कि पहले पानी को इकट्ठा करना, बाद में उसका सिंचाई के रूप में प्रयोग करना। कुछ सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में कुछ कुएं भी बहुत जगह से मिले, जिससे अनुमान लगाया गया कि उन कुओं का प्रयोग सिंचाई के रूप में किया गया होगा। इसका मतलब है कि इन चीजों को बनाने में एक तकनीकी सफलता थी उन लोगों के पास, जिससे कि कृषि का उन्होंने एक तरह से पूर्ण रूप से विकास भी किया। तो अब जब कृषि ने एक आधार पैदा कर दिया नगरीय विकास के लिए, तो आप देखेंगे कि जो परिपक्व हड़प्पा है, जो विकसित हड़प्पा है, उसमें नगरीय नियोजन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो जो अब का मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोहनजोदड़ो एक जगह है जो हड़प्पा में, वहां से नगरीय नियोजन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इस नगरीय नियोजन की क्या विशेषताएं थी उसको हमें इस टॉपिक में देखना है। सिंपल सी बात है, इतिहास जो होती है वो पीछे की चीजों को बताती है, लेकिन हम उसकी तुलना आज की चीजों से करके भी देखते हैं, तभी हमें समझ में आती है कि उसका विकास कैसा था या उसमें क्या कमी रह गई थी। तो जो नगरीय नियोजन हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, उस नगरीय नियोजन को आज की नगर से भी थोड़ा बहुत हम तुलना करके देख सकते हैं। जैसे कि नगरीय नियोजन में मोहनजोदड़ो के अंतर्गत सड़कें, नालियां, दुर्ग, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अब इनकी एक एक चीज करके हम इसकी विशेषता को भी देख सकते हैं। हम जैसे मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आप देखेंगे जो बस्तियां प्राप्त हुई वो दो भागों में थोड़ी विभाजित मिली, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग में बहुत कम जगह था, कम लोग रहते थे, लेकिन निचला जो था एक शहर का रूप था, बड़ा जगह था। और जो ऊपरा क्षेत्र था वो किलेबंद था। तो ये निचला क्षेत्र से बहुत सारी हमें सूचनाएं प्राप्त हुई निचले जगह से। वहां से हमें ईंटों के भी साक्ष्य मिले, ईंटों का साक्ष्य। और सबसे बड़ी बात है जो ईंटें मिले, उन ईंटों में एक 3D डायमेंशन, जिसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा जियोमेट्री में, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, 3D, उस तरह से एक रेशियो में ईंटें प्राप्त हुई, बनी हुई 4:2:1। एक बड़ी अचीवमेंट है उस समय के लोगों के लिए। इससे माना जाता है कि उनको जियोमेट्री यानी ज्यामिति का भी ज्ञान रहा होगा, विज्ञान का भी ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था, तभी इतने तकनीकी से उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से ईंटों का निर्माण किया। और ये ईंटें सुखा करके और पका करके भी बनाई गई। और उस समय समकालीन सभ्यताओं में इस तरह के साक्ष्य कहीं और नहीं दिखाई देते, पकी हुई ईंटों के साक्ष्य। यानी मोहनजोदड़ो में जो ये ईंटों के साक्ष्य हैं, कहीं न कहीं उनके विकास की अवस्था को दर्शाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो सड़कें प्राप्त हुई, सड़कें चौड़ी चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई वहां से, उन सड़कों को आप देखेंगे कि आपस में एक समकोण पर भी काटती थी। जो आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो शहर हैं प्लानिंग करके सड़कें बनाते थे जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से चल सके, उस समय भी लोगों ने सड़कों को बनाने में इस बातों का बहुत बड़ा ध्यान रखा।
इसके अलावा नालियां, जो उसमें देखा गया, ऐसा पुरातत्वविदों ने देखा कि जो नालियां थी वो पहले बनाई गई सड़कों के साथ और बाद में घर को बनाया गया, जिससे कि घरों का जो ड्रेनेज है, जो घरों की छोटी छोटी नालियां हैं, उस मेन नाली से मिलाई जा सके जो सड़कों से जा रही हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि प्रदूषण ना हो। जैसे आज हम ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, कोई भी शहर का विकास होता है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दी जाती है, उस समय भी ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दिया गया। ये कहीं न कहीं नगरीय विकास की अवस्था को दर्शाता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हड़प्पा सभ्यता वालों के लिए। और ये जो मोहनजोदड़ो, चूंकि देखिए हड़प्पा भी एक जगह है, लेकिन हम बार बार मोहनजोदड़ो इसलिए करें कि हड़प्पा पहले खुदाई में प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय थे, जो भारतीय पुरातत्वविद के जो जनक भी माने जाते हैं, एक तरह से पहले डायरेक्टर जनरल भी थे, उन्होंने ऐसा माना कि जब उन्होंने देखा वहां पर हड़प्पा को, तो माना कि यहाँ पर की जो मेन चीजें थी वहां से बहुत सारी चीजें वहां से हटा दी गई। ऐसा अनुमान लगाया उन्होंने कि अगर यहाँ की सारी चीजें ऐसी रहती तो यहाँ इतने ईंटें निकलते कि 100 मील तक रेलों को बिछाने में उन ईंटों का प्रयोग किया जा सकता था। यानी कि वहाँ हड़प्पा की दुर्दशा हो चुकी थी। हड़प्पा से मूल चीजें थी, बहुत सारी चीजें हट गई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहां से बहुत सारे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इसीलिए हम नगरीय नियोजन के बारे में, विशेषता के बारे में जो बता रहे हैं, उसमें मोहनजोदड़ो जो एक जगह है उसको हम एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं बार बार। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो को आप नगरीय नियोजन के केंद्र के रूप में, जब आपको क्वेश्चन आए, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आता है नगरीय नियोजन पर। और एक इसकी एक और विशेषता आप देखेंगे, गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का मतलब घर की विशेषता, जो वहाँ के घर बने मोहनजोदड़ो में, वो घरों की क्या विशेषताएं थी। तो घरों की भी एक बहुत बड़ी विशेषता आपको देखने में प्राप्त होगी कि हर घर जो था वो जो सड़कों से बनी होती थी, लेकिन नीचे जो था कहीं भी आपको खिड़कियां नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां के लोग अपने जो जिसको कहते हैं प्राइवेसी, उसको मेंटेन करना चाहते थे कि कोई सड़कों से अंदर, घर के अंदर ताक झांक ना कर सके। इसके अलावा कई मंजिले घर मिले तो चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी वहां से प्राप्त हुई। हर घर में स्नानागार, हर घर से स्नानागार, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था वहां स्नानागार के बनाने में। यानी कि और इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों में कुएं जरूर मिलते थे। कुओं को भी विशेष कक्ष में बनाई जाती थी कि कभी जैसे बाहरी लोग आए तो अंदर दखलंदाजी ना हो, बाहर से ही कुओं से पानी लेकर के चले जाए। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो में जो घरों की भी थी, गृह स्थापत्य की भी एक आपस की एक बहुत ही खास विशेषता थी। इस पर भी एक अलग से क्वेश्चन गृह स्थापत्य पर आता है, इसको ध्यान में लिखना है। जो गृह स्थापत्य पर आएगा तो घरों की विशेषता के बारे में लिखना है। नगरीय विशेषता आती है नियोजन की, अर्बन प्लानिंग की, उसमें पूरा आ जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा, उसमें गृह स्थापत्य भी आ जाएगा, सड़कें भी आ जाएंगी, नालियां भी आ जाएंगी, दुर्ग भी आ जाएंगी, सारी उसमें विशेषताएं हमको दिखानी होती है। अब इसके बाद आप जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो नगरीय नियोजन था, उसमें जो दुर्ग थे, उस दुर्ग के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था कि कई जगह ऐसे भी हुए हैं, कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे कि पूरा शहरी दुर्गीकृत मिल जाएगा, जैसे लोथल है आपका, उसमें ऊपरी और निचले भाग का अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन आपसे अब एक निवेदन ये जरूर करूंगा कि जब आप पढ़ें इस पूरे टॉपिक को, जो मैंने आपको 3 टॉपिक आज मैंने कवर किया था, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी और मोहनजोदड़ो, एक नगरीय नियोजन, तो इसके बारे में आप पढ़ते हुए एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर पढ़ें, उसमें ध्यान दें कि क्या एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको जरूर निकालें। लास्ट में आपको समाप्त करने से पहले ये टॉपिक मैंने एक चीज और बता दूं कि पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। तो जो पुरानी वस्तुएं जो प्राप्त हुई उस समय, उसको जो लोग थे वो आज के जो सामान है उसकी उपयोगिता से तुलना करके उस समय का निर्धारण कर लेते थे। एक अर्नेस्ट मैके साहब है जिनका बड़ा योगदान है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नालियां मिली उस पर उसकी विशेषताओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया। फिर वहां से जो पत्थर के कुछ चीजें प्राप्त हुई उसको उन्होंने चक्की का नाम दिया था। इसलिए नाम दिया क्योंकि उन्होंने आज हम जो चक्कियों का प्रयोग अनाज को पीसने में प्रयोग करते थे, उसी तरह की वो चक्कियां मिली थी। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उस समय के लोग ये चक्कियां थी और इसका प्रयोग इस तरह किया जाता था। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि उपयोगिता के आधार पर उस समय क्या चीजें प्राप्त हुई उसको हम जो पुरातत्वविद है उसको वो निर्धारित करते थे।
अब मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये जरूर निवेदन करूंगा कि पूरे चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, एक बार सुने, और जो बचा हुआ इसका अगला जो टॉपिक है उसके बारे में मैं तुरंत अगला वीडियो भी आपके पास भेजूंगा और उसके बारे में प्रयास करूंगा कि वो आपको आपके लिए लाभदायक हो। हाँ, एक चीज और है कि अगर आप लोगों को इसमें कुछ लगता है, कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ कमियां हो, तो जरूर इस कमेंट में जरूर मुझे दें, जिससे कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको लेक्चर दूं, जिसमें मेरा पूरा प्रयास ये है कि आपको हर चीज क्लियरिटी से क्लियर समझ में आ जाए, उसके बारे में कुछ मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। धन्यवाद।